हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गोडार्ड। आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ा और ये जाना कि कैसे हमारा जो ब्रेन है अपने आप बोलता रहता है और हम इसकी आवाजें सुनते रहते हैं और परेशान रहते हैं। मो गोडार्ड ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे ये जो हमारे अंदर से आवाजें आती हैं, इनको कैसे चुप किया जाए, कैसे इनको शांत किया जाए और कैसे इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताएं कि किस तरह से इस आवाज़ों को हम शांत कर सकते हैं। तो जो उन्होंने लास्ट चैप्टर में टेक्निक बताई थी वो थी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर आप डेली अगर हैबिट बनाते हैं मेडिटेशन की तो ये आपके माइंड को रीप्रोग्राम करती है। ये आपके ब्रेन में ग्रे एरिया को बढ़ाती है। ये आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उधर डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाती है, आपके एमिगडाला को श्रिंक करती है। और मेडिटेशन के बहुत सेवरल सेवरल बेनिफिट्स हैं। लेकिन वो गोडार्ड ये कहते हैं कि अगर आपको इसके बेनिफिट्स पाने हैं मेडिटेशन के तो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन मेडिटेशन की और 4 दिन नहीं की, आपको डेली मेडिटेशन की हैबिट बनानी चाहिए। ये उन्होंने लास्ट चैप्टर में हमें बहुत अच्छी तरह से बताया और कैसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन हमें बताई कि वॉकिंग करके या कोई म्यूजिक सुन के आप डिफरेंट काइंड से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये YouTube वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ये सारे चैप्टर्स जाकर पढ़ें, या तो बुक से या PDF से या फिर मेरे जो वीडियोस हैं उनको जाकर सुने। तो अगर आप मेरा सेशन लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो YouTube में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उसके द्वारा आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव सेशंस का मजा ले सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर दें और मुझे बताएं कि कहाँ मैं लैग करती हूँ, कहाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ मुझे और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। चलिए आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। हमने ये सारे चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं, जो हमारे कॉजेस थे, साइड इफेक्ट्स थे, सॉल्यूशंस पर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने एक्सपीरियंस पढ़ लिया। अब हम सॉल्व पढ़, इसमें हमने एक्सपीरियंशियल थिंकिंग यानी कि हमारी मेडिटेशन कैसे एक्सपीरियंशियल थिंकिंग को बढ़ाती है वो हमने जाना। अभी हम जानते हैं कि कैसे आगे चलते हैं। तो आपने ये जाना कि जो मेडिटेशन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी वेलबींग पर। मतलब हमारी जो वेलबींग है वो मेडिटेशन से बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो हमारे माइंड को काम कर देती है। और लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि कोई थॉट आना ही जरूरी नहीं है, मतलब जब हम खुश होंगे, जब हमारा थॉट बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारे थॉट्स कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, ना होते हैं। और मेडिटेशन से बस ये होता है कि हमारा माइंड काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है और हम अच्छी तरह से डिसीजन मेकर या अच्छी तरह से अपनी लाइफ को लीड करते हैं। There's nothing inherently good or bad in thinking. Like with everything in life, good thoughts are good for you and bad ones are bad for you. तो कुछ भी चीज आपके लिए सही या गलत नहीं है। मतलब ये है कि अगर अच्छे थॉट्स हैं तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी हो रही होती है, और बैड है तो बैड हो रही होती है। तो यानी कि आपको अपने जो थॉट्स हैं, जो मो गुडार्ड का कहना है, उन पर ध्यान देना है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और वो आपको खुश करती है तो आपके लिए बहुत अच्छी जो वर्ल्ड है एक बहुत अच्छी जगह है। तो आप ऐसे ही रहिए अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप पॉजिटिव ऑलरेडी सोचते ही हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है पीस फाइंड करने की। तो आप अपनी लाइफ को ऐसे ही कंटिन्यू करिए और ऐसे ही चलते रहिए। बस हमें क्या देखना है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए, वो कम हो जाने चाहिए। बंद तो नहीं होते हैं लेकिन वो कम हो जाने चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आए, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी लेकर आए, जिससे कि हमारी लाइफ बेटर बने। और जो हमारा जो इनर चैटर है जो कि हमारा को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता है, हमें स्मार्ट नहीं बनने देता, इफेक्टिव नहीं बनने देता, सक्सेसफुल नहीं बनने देता, तो वो बेटर करने के लिए, मेरा इनर चैटर रुकवाने के लिए मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करना जरूरी है, हैप्पी स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। तो वो कहते हैं कि
ट्रू मेडिटेशन ये नहीं है कि हमने थॉट्स सोचना बंद कर दिए, है ना। ये सिर्फ ये भी नहीं है कि हम सिर्फ चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इट्स अबाउट अराइविंग एट ट्रूथ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट जर्नी इज नो as mind training. It teaches those with distracted mind to learn how to command the tool they need for introspection. तो मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, मेरा क्या पर्पस है, मैं कैसा। द कोर पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज एनालिटिकल मेडिटेशन इज यूजिंग दोज calmer mind to focus and contemplate the truth. This is the objective of path to grasp concepts such as nature of reality, the nature of self, the nature of suffering. It takes years of rigorous practice until eventually those concepts become clearer. तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे मेडिटेशन पे आपको सब चीज के आंसर मिल जाएंगे। इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप क्लियर होते हो कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरी सफरिंग क्यों है, क्यों किस कारण से मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ। और जब माइंड सेटल होता है, जब हमारा माइंड क्लैरिटी की तरफ आने लगता है, तो कहते हैं कि हमें निर्वाणा मिलता है। तो वो कहते हैं कि निर्वाणा ये नहीं है कि कहीं आपका कोई थॉट नहीं आ रहा है, कि आप बिल्कुल थॉटलेस हो गए हो। निर्वाणा है कि आप क्लियरली आप जाग गए हो और क्लियरली सब कुछ देख रहे हो। इट्स माइंड दैट अराइव्स एट ट्रूथ थ्रू अ जर्नी ऑफ डिसिप्लिन एनालिसिस, रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो निर्वाणा क्या होता है कि जब आप अपनी जर्नी में एक डिसिप्लिन एनालिसिस करते हो, आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपको इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने देख रहे हो कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मेरे थॉट्स कितने कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव है, क्लियर है। जब मैंने अपने थॉट्स को रोकना सीख लिया है, उनको पॉजिटिव की तरफ कर लिया है, तो दैट इज ट्रू निर्वाणा। जब आपको क्लैरिटी आ गई है लाइफ में, जो कि बुद्ध भगवान को निर्वाणा हुआ था, तो उनको क्लैरिटी आ गई थी। हाउ कैन एनी वन एक्सपेक्ट टू सी विद क्लैरिटी इफ देयर टारगेट इज कन्फाइंड टू क्वाइट ब्रेन? टू स्टॉप थिंकिंग इज रॉन्ग टारगेट। तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉप नहीं करनी है थिंकिंग, जो कि हमें मेडिटेशन के बारे में हमें मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे सारे थॉट्स रुक जाने चाहिए, एक जगह फोकस लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं, बल्कि आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं, आप प्रेजेंट में हैं, कहीं पास्ट और फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोच रहे। तो ये सब चीज है मेडिटेशन। टू थिंक यूजफुल, क्या करना है हमें, हमें यूजफुल थिंकिंग करनी है। पॉजिटिव थॉट हमारा टारगेट है, जो कि हम देख रहे हैं, जो कि जिसके लिए हम सीख कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव ही थॉट्स आने चाहिए। When you direct your brain to think correctly, you move beyond just calming the beast to taming it. और वो कह रहे हैं जब आप अपने ब्रेन को सही तरीके से सोचवाते हो, है ना, तो आप अपने जो माइंड को, मतलब जो आपका एक जंगली जो माइंड है, उसको आप टेम कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग लेकर आ रहे हो। जब आप उसको मेडिटेशन के थ्रू कामनेस की तरफ लेकर आते हो, जब आप एक सही थिंकिंग पैटर्न पे चलते हो, पॉजिटिव चल रहे हो, सोच रहे हो कि एक्चुअल में मेरा थॉट नेगेटिव जा रहा है, इसे मुझे पॉजिटिव लेकर आना है, यानी कि आप अपने विचारों पर ध्यान दे रहे हैं। और जब ये जो आपका जो ब्रेन है, जो कि अभी आपका दुश्मन बना हुआ है, वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड बन जाता है जब आप उसको अच्छी तरह से यूज करते हो और जैसा आप चाहते हो वैसा यूज करते हो। Your intelligence that helps you solve the puzzle and figure out things out. Second only to its primary function, which is to keep you alive, the most important brain function is प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो, या एक तो ये है कि ब्रेन हमें अलाइव रखता है, दूसरा जो उसका बहुत बड़ा फंक्शन है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपके दिमाग को कोई एक पजल दी जाती है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो उसका क्या होता है, वो सॉल्व करने में लग जाता है ना। सारी जगह से इंफॉर्मेशन, सेंसेस, मेमोरी, पुरानी चीजें, नई चीजें, कि मैंने अच्छा ये मैथ्स का सॉल्व समय तो मैंने क्या सीखा था, इमीडिएटली वो आपके आते हैं टेबल्स, आपकी कैलकुलेशन, आपके हाथों के पावर, मोटर स्किल, सब चीज, पैरों की सब चीजें बढ़ जाती हैं, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो सब चीज काम करने लगती हैं। तो ये हमारा ब्रेन का मेन काम है। As it coordinates in all disparate function, it delivers something that the human brain still today is the only machine of living organism capable of delivering a solution to a novel and complex problem. और जब ये ब्रेन को, सिर्फ हमारा ब्रेन है जो ह्यूमन ब्रेन है, जब उसको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो वो तरीके से सॉल्यूशन ढूंढता है और वो एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन निकाल के लेकर आता है। While the basic function of a brain is survival, their highest function can be summed up in simple word intelligence. तो वो कहते हैं वैसे तो हमारे ब्रेन को ये भी फंक्शन दिया था कि सर्वाइवल है, कि हम बचने चाहिए। जब हम स्टोन एज में थे, जब हम केव्स में रहते थे, तो जानवर वगैरह हमारे पर अटैक करते थे, तो हमारा ये था कि हम इन जानवरों से, या जो बीस्टी लोग हैं उनसे हम कैसे बचाव करें। तो हमारा जो ब्रेन है वो सबसे पहले सर्वाइवल ढूंढता है कि मैं कैसे बचूं। उसके बाद एक उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके बाद उसकी इंटेलिजेंस है।
अब क्या है जो हम लोगों ने क्या ग्लोरीफाई किया हुआ है कि जिन लोगों की इंटेलिजेंस हाई होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि आईक्यू जो कहते हैं ना हम, कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू। और वो लोग जिनके पास आईक्यू ज्यादा है वो ही अपनी लाइफ में बेटर रहते हैं, सक्सीड करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनकी इंटेलिजेंस हायर है तो वो हैप्पी भी रहते होंगे। बहुत जरूरी नहीं है जिन लोगों की हायर आईक्यू होता है वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं या अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से लीड करते हैं। अभी जो रिसेंट ईयर में न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा है कि जब हमारा जो प्री फ्रंटल जो लोब है, हमारा जो आगे का हिस्सा है, वो इज द सेंटर, एज द सेंटर ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है। दिस इज वेयर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैपेंस, फॉर इंस्टेंस डिसिप्लिन इन परफॉर्मिंग अ टास्क। अब जिनकी आईक्यू ज्यादा होती है तो वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो जो सोसाइटी की टेम्पटेशंस हैं उनको भी ध्यान रख लेते हैं, एडिक्शंस को ध्यान रख लेते हैं, फोकस्ड होते हैं वो लोग। और उनकी अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उनके सामने कोई उनकी बहुत ही पसंदीदा मिठाई, जैसे वो कह रहे हैं कि अभी मेरे पास कैरेट केक रखा है, तो उसको भी रेजिस्ट कर लेते हैं। और वो अपनी कहते हैं ना अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डूइंग में ज्यादा दिमाग लगाते हैं और वो डू करते करते काफी आगे पहुंच जाते हैं। तो जिनका आईक्यू ज्यादा होता है तो वो इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आईक्यू जरूरी नहीं है कि आईक्यू आपको हैप्पीनेस दे। नो डाउट कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ देयर फोकस। लेकिन उसके लिए अगर हमारे पास आईक्यू भी है और उसके साथ हमारे पास ईक्यू हो जाए, जिसका मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो पर्सन ज्यादा हैप्पी रहता है। क्योंकि इमोशनल ईक्यू, जो जिनका ईक्यू हाई होता है, वो पर्सन क्यों हैप्पी होते हैं? क्योंकि वो न्यू एक्सपीरियंस से ओपन होते हैं कि ठीक है, मैं ये नई चीजें उनको मानता हूँ, वो लोगों से अग्री करते हैं, है ना। ये नहीं है कि एकदम हार्ड कोर की, ये नहीं मेरे हिसाब से ही होगा, या जिद्दी नहीं होते इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। और अग्रेसिव नहीं होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें उनमें बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए जो ईक्यू जिनमें ज्यादा होता है वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने क्या डेवलप किया था, ये आइडिया ऑफ ईक्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है, क्या होता है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपका इमोशन। फिर इमोशन क्या बनता है? थॉट बनता है। फिर उसको आपको समझना है और फिर आपको मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। जिन लोगों को मैनेजमेंट ऑफ इमोशन आ जाता है, जिन लोगों को अपने गुस्से पर, अपने फियर, अपने एंग, अपने लास्ट, अपने जो भी इमोशन आपका, जो नेगेटिव इमोशन है या फिर पॉजिटिव भी, जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, ओवर जब चीजें होती हैं, तो उसको अगर मैनेज करना आ जाता है तो नेचुरल है कि वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं। और जो अपने ये अवेयर हैं, जो कि जानते हैं कि भाई मेरा ये गलत चीज है, मैं किस बात पे ट्रिगर होती हूँ या होता हूँ, तो वो लोग जिनका हायर ईगो ईक्यू होता है वो डूइंग की जगह बीइंग पार्ट में होते हैं। वो हमेशा लर्न करते रहते हैं कि भाई मैं इस तरह से ठीक हो सकता हूँ। तो पार्ट बी लर्न डू मॉडल में उनका क्या होता है, बी पार्ट होता है कि उन्हें बीइंग में समझ में आता है, और जो आईक्यू वाले होते हैं उन्हें डूइंग में समझ में आता है। लेकिन हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, डूइंग भी चाहिए, बीइंग भी चाहिए। तो आईक्यू के साथ ईक्यू भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन देर इज अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब दूसरी चीज है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की। ठीक है कि आईक्यू हमें किसी ने बता दिया कि इतना लेवल ऑफ आईक्यू ये हमारा सक्सेस का क्राइटेरिया है, लेकिन हर पर्सन का प्रैक्टिकल सेंस में डिफरेंस होगा। मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और तरीके से मैं अपने आईक्यू को हैंडल करूंगी और दूसरा पर्सन दूसरा तरह से करेगा। उसकी सिचुएशंस, उसकी स्ट्रगल्स, उस सब कुछ मैटर करता है। तो ये होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। The relationship between intelligence and happiness, however, is not always straightforward. Often those who think a lot are generally unhappier. और वो बोलते हैं, जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, कहते हैं ना, मोर नॉलेज मोर प्रॉब्लम्स। तो जब आप ज्यादा सोचने लगोगे, जब आपको दुनिया दिखाई देने लगेगी, जब हमारी दुनिया बहुत छोटी थी तो ज्यादा हम खुश थे, आज हमें दूसरे की दुनिया दिखती है फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। क्यों हम दुखी हैं? क्योंकि हमने ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमें ज्यादा पता चल रहा है। बच्चे क्यों इतने सुसाइड रेट पर बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ के बारे में उन्हें नॉलेज मिल रही है और वो उनसे अपने कंपेयर कर रहे हैं। उनको पीयर प्रेशर है क्योंकि वो दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों का लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। हम लोग भी उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। तो यही है कि जितनी नॉलेज होगी उतना ही अनहैप्पीनेस है। तो नेशन एट लार्ज आर टॉट टू ग्लोरीफाई एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इन द प्रोसेस दे कॉन्स्टेंटली लुक फॉर व्हाट्स रॉन्ग विद लाइफ एज दे लुक फॉर इट। इसलिए जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी लाइफ में, अच्छा इस पर्सन की लाइफ में ये अच्छा चल रहा है, मेरी में ये नहीं अच्छा लग चल रहा है, तो नेचुरल है अनहैप्पीनेस बढ़ जाती है। और बट द लाइफ फॉल शॉर्ट एंड दैट मेक्स देम अनहैप्पी। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ एन अबंडेंस ऑफ इंटेलिजेंस इज अ कर्स। इसलिए वो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है तो वो हमारी कर्स बन जाती है, वो हमारी सफरिंग का कारण बन जाती है। इसलिए
जो जैसे कहते हैं ना, कम पढ़ा लिखा है, कम उसको समझ है, तो वो उतना ही खुश रहता है क्योंकि उसे दुनिया देखी नहीं है, उसे पता ही नहीं है। तो यही कारण है कि जब हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज्यादा हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है या बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हम उतने ही वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो अपना जो वर्ल्ड है उसमें हमारा ईक्यू नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ आईक्यू बढ़ रहा है, तो हम उतने ही अनहैप्पी रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना ईक्यू बढ़ाएं, अपना सोशल सर्कल बनाए बढ़ाएं, अपना नॉलेज का एरिया बाहर सोसाइटी की तरफ भी देखकर बढ़ाएं। अ वर्दी प्रॉब्लम टू सॉल्व, आई थिंक यू वुड अग्री, आई विल try to summarize my approach in the simplest possible form. Once you grasp that, you can then expand it to suit you on your own model of intelligence. To give it a name, let's call this model द हैप्पीनेस फ्लो चार्ट। अब वो बताते हैं कि हैप्पीनेस फ्लो चार्ट क्या होता है। जैसे कि हम आपने शायद स्कूल टाइम में जब आपने प्रोग्रामिंग सीखी होगी तो हमें एक फ्लो चार्ट सिखाया था, जिसमें एक बॉक्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें फ्लो चार्टिंग होती है कि भाई इस तरह से हम मूव करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम उस तरह से बनेगा। पहले हम एक, या फिर हम कभी भी कोई चीजें सॉल्व करते हैं तो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि चलो मैं भी आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब मैंने मैथ्यू रिचर्ड, जो कि हैप्पीएस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे पूछा क्या आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, मेरे लिए हैप्पी रहना भी एक टास्क है, क्योंकि आप ह्यूमन है, आपको कई छोटी छोटी चीजों से अनहैप्पीनेस होती है, आप दुखी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उस अनहैप्पीनेस को जल्दी से मिटाकर और बाउंस बैक करते हैं हैप्पी होने के लिए। मतलब वो उस चीज को लंबे समय तक खींचते नहीं है और तुरंत वो कोशिश करते हैं हैप्पी होने की। अब वो बोलते हैं कि अगर मेरे पास भी, आई नीड टू बिकम द ओलंपिक चैंपियन ऑफ द स्पोर्ट, आई टेक माई हैप्पीनेस वेरी सीरियसली बट आई स्टिल डोंट ट्राई टू अवॉइड फीलिंग। और वो बोलते हैं कि अगर मुझे इसका टास्क मिला जाए, मो गोडार्ट कहते हैं, तो मैं इसके लिए ओलंपिक चैंपियनशिप के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं जैसे ही मेरे लाइफ में अनहैप्पीनेस आए तो मैं क्विक बाउंस कर जाऊं दोबारा से खुश होने के लिए, क्योंकि मैं लंबे समय तक उस अनहैप्पीनेस स्टेट में नहीं टिकता हूँ। बिलीव इट और नॉट, व्हेन अनहैप्पीनेस अटैक मी आई बाउंस बैक टू हैप्पीनेस विद इन मैटर ऑफ सेकेंड। बताइए कि कितना अच्छा मो गुडहार्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हर किसी इंसान की लाइफ में अनहैप्पीनेस आएगी, चाहे हेल्थ के द्वारा, चाहे कोई पीपल लॉस के द्वारा, जहां आप कोई कंट्रोल नहीं है आपका, जहां आपके लाइफ में कहते हैं ना कि ये हैप्पीनेस, ये अनहैप्पीनेस जहां आपकी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, वो आएगी लाइफ में, तो आप क्या करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं कोई भी इस हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के मोमेंट को विद इन फ्यू सेकेंड्स जंप करके मैं हैप्पीनेस में आ जाता हूँ। शायद आपको याद हो, मैंने बुक पढ़ाई थी आस्क एंड इट इज गिवन बाय आस्थर एंड जेरी हिक्स। उसमें भी उन्होंने 21 एक्सरसाइज बताई थी, जिसमें उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी चार्ट बताया था कि जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि जब तक हम हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं जाएंगे हम चीजें मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। और सेम वे ये मो गुडार्ड आपके हैप्पीनेस चार्ट को बता रहे हैं कि आपको जैसे ही नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में जाएं, यानी कि अनहैप्पीनेस में जाएं, दुख में जाएं, परेशानी में जाएं, क्विकली बाउंस बैक टू हायर फ्रीक्वेंसी, दैट इज लव, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, जॉय। तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी में रहना है, जो कि एस्टर एंड जेरी हिक्स ने हमें 21 सॉरी एक्सरसाइज बताई थी, जिनके द्वारा हम हैप्पी स्टेट में पहुंच सकते हैं, जिसमें मनी एक्सरसाइज, लव एक्सरसाइज, बहुत सारी तरीके की एक्सरसाइज थी जिसके द्वारा हम दोबारा जंप कर सकते हैं हैप्पी स्टेट में। अब इसमें बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है, इसमें आपको कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम अपनी। आइए देखते हैं फ्लो चार्ट में, बी बिफोर यू डू। तो क्या करते हैं हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। आप अवेयर होइए, है ना, स्टार्ट विद अवेयरनेस। क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या आप खुश हैं? अगर हैं, एंजॉय इट और रहिए, हैप्पी रहिए हमेशा। नहीं है अगर हैप्पी, तो क्या, कैसा फील करते हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं, व्हाट डू यू फील, व्हाट्स द ट्रिगर। अब आप कैसा फील कर रही है, मान लीजिए मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, तो क्यों दुखी है, क्या ट्रिगर हुआ था, क्या ये ट्रिगर सही है, क्या ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, जो आप सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में वो बिल्कुल सही है, या कहीं से दिया गया है, या आपका इमेजिनरी बनाया है। अगर ये ट्रू है तो आप इसको गिराइए, है ना, और फिर हैप्पी रहिए। और अगर ये, इफ इट्स ट्रू नहीं है तो उसको हटा दीजिए। और अगर ट्रू है तो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, तो कैन यू एक्सेप्ट एंड कमिट, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मुझे ये मानना है। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, तो कहते हैं यस, तो डू इट और फिर हैप्पी रहिए। तो ये तरीका है आपको दुखी से खुशी की तरफ ले जाने का।
Like with everything happiness, we need a bit of being before we start doing. We learned about steps of being part of this flowchart when we covered your right brain. आपको जब हमने राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ा था कि जो राइट ब्रेन है हमारा क्रिएटिविटी दिखाता है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग दिखाता है। तो हमें बीइंग की तरफ जाना है, मतलब हमें मोर दोनों को बैलेंस तो करना है, लेकिन हमें बीइंग की, हम डूइंग स्टेट में रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बीइंग, हम कुछ बनना नहीं चाहते, हम कुछ सीखना नहीं चाहते, तो हमें मोर ऑफ बीइंग की स्टेट में रहना है। No result is achieved as you go through those steps. They just help you be. Being is a recognition of truth that we need in order to do what's best for us. Only when we achieve that state of being does the real doing begin. So जब हम अपने आप को एक सक्षम इंसान बना लेंगे, एक अच्छा इंसान बना लेंगे, तो हम जो भी काम करेंगे, जो हम डूइंग करेंगे, वो बेटर होगी। तो द डूइंग पार्ट of the flow chart is mostly about applying our intelligence to problem solving. तो हमारा doing part में क्या है कि जो भी हमारी problem है उसको solve करना है, और it's designed to debug the error our brain produces when caught up in survival mechanism known as unhappiness. और ये डीबग कैसे करेंगे, जो हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है वो हमें ढूंढ के निकालना है, क्या है करना है, क्या उसमें फिक्स करना है, जो भी एरर्स हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे कि हम एक सॉफ्टवेयर में निकालते हैं कि भाई क्या गलती हो गई है, कहाँ पर प्रोग्राम अटक रहा है, तो हमारा भी दिमाग अगर कहीं अटक रहा है कोई अनहैप्पीनेस स्टेट में, तो किस तरफ से, किस जगह से हम उसका पूरा डिसेक्शन करेंगे और क्यों हुई है हमें हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस स्टेट में क्यों है, तो वो हम निकालेंगे। क्योंकि हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादा डूइंग की तरफ ही भागते रहते हैं, बीइंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट करेक्ट चीज है वो क्या है कि आप बीइंग की तरफ फोकस करें। इफ यू कंप्लीट वन पार्ट बट नॉट द अदर, you are in big or disappointment and long lasting suffering. You will be happy to know that the first part of being part is entirely concerned with teaching you how to feel and fully embrace your emotions, which has already been discussed in detail. अब वो बोल रहे हैं हमने पहले ही आपको समझा दिया है कि जो भी इमोशन आपको लाइफ में है, अगर आपको दुख है तो उसको पूरा फील करिए, आपको खुशी है तो वो आप पूरा फील करिए, गुस्सा है तो उसको अंदर मत लेके जाइए, उसे फील करिए कि भाई ये क्यों है, किस कारण से है। तो जब तक आप फील नहीं करेंगे वो आपके अंदर बीइंग पार्ट में आइए, डूइंग में मत जाइए, गुस्सा होके बस बैठने मत जाइए, क्यों गुस्सा है, किस कारण से गुस्सा है, उस पर ध्यान दीजिए, बीइंग की स्टेट में आइए। अब इस इसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आर यू हैप्पी? व्हाट डू यू फील? क्या आप खुश हैं? है ना? क्या आप, अगर आप खुश नहीं हैं, है ना, तो क्या फ़ील कर रहे हैं आप? और क्या आपके ट्रिगर हैं? आप जो फ़ील कर रहे हैं, वो किस कारण से फ़ील कर रहे हैं? वो ट्रिगर क्या हो रहे हैं? वो किस चीज़ से उकसाए जा रहे हैं, उस पर है। तो आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर, जो भी ये बुक है, इसको कहीं से आप इसको आप अमेज़न से खरीदिए और इसको पढ़िए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, दिस इज द बेस्ट बुक विच एवर विच, और मेरा ये तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक में से है जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ाई है, क्योंकि ये आपको टेक्निक बता रही है कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, जो हमारा माइंड जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मो गुडार्ड ने इसकी शायद बहुत ही बढ़िया इसको तरीके से लिखा है, और शायद अपने ऊपर भी इसको नो डाउट अपनाया होगा। और आई होप अगर कभी मेरा लाइफ में मो गुडार्ड से मिलना हुआ तो मैं जरूर उनसे उनकी मतलब मुझे बहुत इंस्पायर किया उन्होंने कि ये ये समझ कर कि भाई वो कितना हद तक अपनी लाइफ में अपने ब्रेन को कंट्रोल करने में सक्षम रहे, और इतने अच्छे टेक्निक्स उन्होंने हमें बताई। तो आई होप, और मैं चाहती हूँ कि ये बुक आप लोग भी पढ़ें और इसका कहते हैं ना बेनिफिट उठाएं। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।